लेक्चर बेटा बार बार नहीं बोलना पड़े, सैटरडे को बीएस रहता है। चैप्टर 9 है अपना बिजनेस फाइनेंस, इंग्लिश में, हिंदी में व्यवसायिक वित्त। चैप्टर 9 अभी तक चैप्टर नहीं निकाला आपने, व्यवसायिक वित्त। अब आपको पहला क्वेश्चन आता है बेटा इसमें कि वित्त क्या होता है, व्हाट इज फाइनेंस। बिजनेस का मतलब तो पता है आपको, अब मुंह बंद रखो और इधर है। फाइनेंस का मतलब क्या होता है बताओ, फाइनेंस क्या होता है? सर कम पैसे में चीजें खरीदना, उसको किस्त देते रहना। कम पैसे में चीजें खरीदना, उसके पैसे दे दो, तो इंस्टॉलमेंट हो गया ना। हाँ, कुछ जुड़ता हुआ बता दिया, लेकिन क्या हाँ गाड़ी फाइनेंस है, ठीक है। तो ये फाइनेंस होती है, फाइनेंस शब्द है क्या भैया बताओ? मनी है, मॉनेटरी है। आप कौन करेगा? ऐसा हम जाते गाड़ी फाइनेंस करवाने, चलो यहाँ पर एक गाड़ी का शोरूम बना देते। ये होंडा का शोरूम है और यहाँ से आपने एक एक्टिवा फाइनेंस करवाने गए, एक्टिवा खरीदने गए, उसने बता दिया लाइक 80,000 रुपीज की एक्टिवा, 80,000 रुपए की एक्टिवा, ऐसा बता दिया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप कैश ले लो या फाइनेंस करवा लो। फाइनेंस का मतलब क्या, कंपनी को तो भैया 80,000 रुपए चाहिए, चाहे आप दो या आपके भी पे कोई दूसरा बंदा दे। तो यहाँ पर एक कंपनी बैठी रहती है जिसका नाम है फाइनेंस कंपनी। बहुत सारी कंपनी अपने यहाँ पे, जैसे बजाज फाइनेंस है, होम क्रेडिट फाइनेंस है, ऐसी बहुत सी कंपनियां जो क्या करती है, मार्केट में थर्ड पार्टी का काम करती है। हमने बोला कि ठीक है भैया हम पैसा हम खरीद लेते हैं, ठीक है, हमें फाइनेंस चाहिए। फाइनेंस मतलब ठीक है सर, आपके बिहाफ पे आपका पेमेंट हमें कौन दे देगी? दूसरी कंपनी दे देगी, फाइनेंस कंपनी दे देगी। फिर फाइनेंस कंपनी क्या करेगी, 80,000 रुपए आपसे लेगी, है ना, विद इंटरेस्ट। क्योंकि इसको क्या फायदा, आपके बदले में पैसा दे रखा था, जैसे क्या मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। तो फाइनेंस कंपनी का मतलब वो कंपनियां होती है जो थर्ड पार्टी रहती है, आपके बिहाफ पे क्या करती है, पेमेंट कर देती है, ठीक है। कोई भी फाइनेंस कंपनी खोल सकता है, आप खोल सकते हैं, जैसे हम होम लोन करवाते हैं, होम लोन में देखा ना, होम में आप बोलते फाइनेंस करवाया हमने, होम फाइनेंस किसे, आप मकान बेचने वाले हो, मैं मकान खरीदने वाला हूँ, ठीक है। अब मुझे मकान खरीदा लेकिन मेरे पास पैसा नहीं, तो मैं क्या करूंगा, बैंक से हेल्प मांगूंगा कि भैया हमारे बिहाफ पर आप इनको पेमेंट कर दो। मतलब मकान, जिसका मकान था उसका पेमेंट किसने करा, बैंक ने करा, ठीक है। तो अपना लेन देन तो क्लियर हो गया, आपको पैसा मिल गया। अब मेरा लेन देन किससे होगा, मेरा और बैंक से होगा, कि बैंक ने मेरे बिहाफ पे क्या करा था, आपको पैसा दिया था, तो बैंक ने फाइनेंस करा। तो फाइनेंस का मतलब है भैया बाहर से पैसा करना, किसी थर्ड जगह से। तो एक बिजनेस में कहां से बाहर से पैसा आ सकता है, हमें इसके बारे में जानना है। इसे बोलते हैं व्यवसायिक वित्त। मतलब एक बिजनेस के पास, एक बिजनेस चालू करने में आपको पता पैसा लगता ही है, और 90% बिजनेस मार्केट में ऐसे जो बिना लोन के सर्वाइव नहीं कर पाते। पता है सर, एक छोटी सी किराने की शॉप भी खोलेंगे तो हमें 4 से 5 लाख रुपए चाहिए। अब इतना हर किसी के पास नहीं रहेगा, तो बाकी का पैसा कहां से लाए? तो फाइनेंस के कौन कौन से सोर्स है? इन फ्यूचर कभी आप बिजनेस खोलोगे तो अगर आपको लग रहा है मेरे पास 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख रुपए, तो बाकी का पैसा मैं बाहर से कैसे लाऊं? तो ये सोर्सेस की स्टडी करने के लिए हम पढ़ रहे हैं बिजनेस फाइनेंस, ठीक है। तो बिजनेस फाइनेंस अपन ने प्रैक्टिकली देख लिया, तो अब आगे से पता चल गया फाइनेंस का मतलब क्या। कई बार ऐसा होता है गाड़ी होंडा की और फाइनेंस कौन कर रहा, बजाज वाला, है ना। वहां पे जाना दूसरी होंडा पे, बोलेगा फाइनेंस किससे होगा, बोले तो बजाज फाइनेंस हो जाएगा।
मतलब होंडा की गाड़ी फाइनेंस बजाज कर रहा है, बजाज वाला उसकी भी तो गाड़ियां है ना, ऐसे फाइनेंस करने के लिए बहुत सारे हैं। अब देखो इसमें एक आता व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन से क्या से, सॉरी इसमें नहीं वित्त प्रबंधन, व्यवसायिक वित्त, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग होगा ना, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट हो गया, फिर इसके बाद ठीक है। तो बेटा बिजनेस में फाइनेंस का जो भी सब लेन देन देखता है उसको बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब जो सारे पैसे का मैनेजमेंट देखते हुए कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ कहाँ खर्च करना है। अगर हम हमारी लाइफ में सबसे अच्छा बेस्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एग्जांपल ले तो हमारी मॉम, हमारी मम्मी का काम ही क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कहाँ कहाँ से पैसा आएगा और कहाँ कहाँ खर्च करना है घर पे, तो बेस्ट वे में वो पैसे को खर्च करने की कोशिश करती है और करती भी है। इसलिए हमारी मॉम एक सबसे अच्छी एग्जांपल देती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ना। तो वही क्वालिटी कुछ एक अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर्स में भी होनी चाहिए। वो क्या करता है, फाइनेंस के सस्ते सोर्स ढूंढता है कि कहाँ से पैसा मिल जाएगा। जैसे बैंक से पैसा चाहिए, बैंक लोन चाहिए, तो वह एक बैंक से लोन नहीं लेगा, वो 4 से 5 मतलब बहुत सारे बैंक को सर्च करेगा। तो सब बैंक का इंटरेस्ट अलग है, कोई बैंक 12% पे दे रही, कोई 10 पे दे रही, कोई 9 पे दे रही % पे। तो मार्केट में सस्ते रिसोर्सेज ढूंढता वो फाइनेंस के, और खर्च भी वो सोच समझ के करता, कंजूसी से खर्च करता, वो कंपनी के पैसे बचाने का काम करता है। एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बेटा। जब इन फ्यूचर आप बीए करोगे, सॉरी बीबीए या बीकॉम करते हो, तो आपको ब्रांच सुनने को मिलती है एमबीए में कि आप किससे एमबीए कर रहे हो, या फाइनेंस से कर रहा हो। सुनोगे बहुत सारे को सुना होगा कि फाइनेंस से कर रहा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा है। तो फाइनेंस का पहला सोर्स क्या है, देखो पहले अपन देखते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट, उद्देश्य, एक वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य मिल गया अगले पेज पे। अब यहाँ पर हम एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट बता देते हैं। हमारे मोम जो हमारे घर की फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, दोनों के एक ऑब्जेक्ट, दोनों का एक ही उद्देश्य है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, लाभ को बढ़ाना। हमारी मम्मी क्या सोचती कि कैसे कंजूसी से उठाए पैसे कि पैसा बचे, मतलब उनकी सेविंग बचे। वैसे ही एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्ट क्या रहता है, वित्तीय प्रबंधन का, कि कैसे किस तरीके से कंजूसी से पैसा उठाया जाए कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट बच जाए। यहाँ पर मैनेजमेंट लड़कों का फेल हो जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बाद फिर वेल्थ मैक्सिमाइज करना, संपत्तियां भी बढ़ाना। प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना ही नहीं होता बेटा, वेल्थ मैक्सिमाइज सबसे अच्छा रहता है। वेल्थ मतलब संपत्तियों को बढ़ाना। जैसे माइक्रोमैक्स कंपनी है, वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने की कोशिश कर रही थी, मतलब ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में घटिया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए उसने, जिसके कारण क्या हुआ, वो कंपनी ठप हो गई। तो हमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं, एक प्रॉफिट अच्छा कम रीजनेबल प्रॉफिट, मतलब कम प्रॉफिट कमाना है, लेकिन हमारी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट निकलना चाहिए। हर एक बिजनेसमैन का एक मोटिव रहता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइज की जगह वो वेल्थ मैक्सिमाइज पे वर्क करता है। वेल्थ मतलब संपत्तियां बढ़ाने की कोशिश करता है। वेल्थ मैक्सिमाइज करना और क्या है, सेफ्टी ऑफ फंड। एक फाइनेंशियल मैनेजर हमने क्यों रखा, ताकि हमारा पैसा सेफ रहे, कोई हेरफेर ना कर सके पैसे में। सेफ्टी ऑफ फंड आपकी निधि को, मतलब कोष की सुरक्षा के लिए। लाइक अगर एक स्कूल ओपन करके रखता हूं, तो मेरा काम क्या रहेगा, पढ़ाना या पूरा मैनेजमेंट संभालना। लेकिन एक ऐसा मैनेजर होना चाहिए जो खाली पैसे का लेन देन संभाले। सेफ्टी ऑफ फंड का लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब तरलता। जब जरूरत पड़े तब हमारे पास पैसा हो, तो पैसे का बंदोबस्त करने का काम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का होता है, मैनेजर का। तो मैनेजर क्या करता है, आवश्यक पड़ने पे क्या करता है, फर्म को पैसा प्रोवाइड करता है, लिक्विडिटी प्रोवाइड करता है।
ऑब्जेक्ट ऑफ मैक्सिमम रिटर्न, इसका एक ही उद्देश्य भैया, जहां पर भी पैसा लगाए मैक्सिमम रिटर्न निकाल सके ना, चाहे वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो, वेल्थ मैक्सिमाइज हो, फंड की सिक्योरिटी हो, ठीक है, मैक्सिमम रिटर्न निकालना होता है। इसमें से 4 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 4 पॉइंट आएंगे। एक्सप्लेन द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है, वित्तीय प्रबंधन के कोई 4 उद्देश्य बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है बेटा, तो मैक्सिमम रिटर्न करना क्या है, इसका मेन ऑब्जेक्ट है। अब इसके बाद देखो, इससे जो ऑब्जेक्ट है ना, इसे इंपॉर्टेंस भी बोल सकते हैं हम। जो ऑब्जेक्ट है उसे इंपॉर्टेंस भी कर सकते हो आप, है ना। उद्देश्य या महत्व दोनों में एक ही काम रहेगा। अब इसके बाद जो क्वेश्चन आता है, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। अगर इन फ्यूचर आप किसी कंपनी में फाइनेंशियल मैनेजर बने, वित्तीय प्रबंधक बने, तो आपके क्या क्या काम होंगे, ठीक है। सबसे पहले बात तो आपको एस्टिमेट करना है कैपिटल रिक्वायरमेंट, पूंजी की आवश्यकता का अनुमान। आपको पता होना चाहिए कि मेरी कंपनी में कब, कहां, कितना पैसा किस चीज के लिए लगेगा। तो रिक्वायरमेंट, जैसे कंपनी में पता है कि इस साल आपको एक नई मशीन परचेस करनी है, तो फाइनेंशियल मैनेजर क्या करेगा, उसका बजट बनाने लग जाएगा। जैसे अगर आपको पता है कि अगर 12th के बाद किसी ने सोचा है मुझे मोबाइल लेना है, लैपटॉप लेना है, तो लैपटॉप में क्या है ना, बजट पता हो जाना चाहिए। आपके पापा को तुरंत बजट पता चल जाएगा कि बच्चे को 12th के बाद लैपटॉप दिलाना, तो कम से कम 30 से 40 हजार का बजट होना चाहिए। तो 40 हजार उन्होंने पहले बजट बनाया। वैसे ही एक फाइनेंशियल मैनेजर क्या करता है, कंपनी को जब जब कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती, पैसे की आवश्यकता होती है, तो उसका एस्टिमेशन को पहले ही कर लेता, ताकि उस समय के पहले उसका अरेंजमेंट कर ले वो, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेगा, एस्टिमेट करेगा कैपिटल की रिक्वायरमेंट। अब उसको पता चलेगा कि इस साल हमें क्या करना है, एक बड़ी मशीन लगाना है, 2 करोड़ रुपए की आएगी। तो दूसरा काम क्या रहेगा, जो कैपिटल उसने एस्टिमेट करा है, इसका अरेंजमेंट करेगा, व्यवस्था करेगा इसकी। इसमें लिखा डिटरमाइन द सोर्सेस ऑफ फंड, कि आप पैसा आएगा कहां से। हम क्या बैंक से लोन ले सकते हैं क्या, या शेयर इश्यू कर दे, अगर हमारी कंपनी है डिवेंचर इश्यू कर देते हैं, पता है शेयर मतलब पब्लिक से पैसा ले सकते हैं। बैंक से लोन मिल जाएगा, कोई इन्वेस्टर है क्या हमारे यहाँ पे जो पैसा लगा सकता है, तो ऐसे क्या करेगा, सोर्सेज देखेगा कि इस साल में सेल कितनी कर पाऊंगा। फिर इसके बाद राइजिंग ऑफ फंड, जितने भी उसको सोर्सेज पता चला, फिर अब वहां से वो क्या करेगा, राइज करेगा ना, व्यवस्था करेगा फंड्स की, कि चलो बैंक से लोन मिल जाएगा तो लोन की प्रोसीजर चालू कर देगा वो। राइजिंग ऑफ फंड को क्या बोलेंगे हिंदी में, कोशों का उद्गमन। क्या लिखा है, 3rd पॉइंट, वित्तीय प्रबंध के कार्य, वही देख रहे हो ना, हिंदी में नहीं पढ़ते हैं क्या, ये लिखा वित्तीय प्रबंध। हाँ एक ही हो गया, नहीं ये वाला नहीं है बेटा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इम्पोर्टेंस हो गया। सब आगे चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यही है मैनेजमेंट करना है फंड का, ठीक है। ये फोरकास्टिंग कैश फ्लो, तो ये राइजिंग ऑफ फंड, कोशों को एकत्र करना। 4th नंबर, आगे पीछे पॉइंट है बेटा। फिर इसके बाद पैसा तो आ गया, अब इस पैसे का यूज भी करना सोच समझ के, तो ये क्या बताएगा, यूटिलाइज ऑफ फंड, है ना। यूटिलाइज मतलब कोशों का उपयोग करना। हमारी मम्मी यही करती है कि भैया कहां से पैसा आने वाला, पहले अनुमान लगाएगी, है ना, कि यहाँ से पे पैसा लगेगा। उन्हें पता कि बच्चों की फीस देना है, किराया देना है, या कुछ और खर्चे, तो उसका एस्टिमेशन करा कैपिटल का। फिर आप देखेंगे कहां से पैसा आएगा, राइजिंग ऑफ फंड देखेंगे, सोर्सेस ऑफ फंड। फिर आप वहां से पैसा इकट्ठा करने लग जाएंगे, सैलरी है तो फिर वहां से सैलरी लेंगे, या
जिन जिन से पैसा आना है वो पैसा इकट्ठा करेंगे। फिर आप क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे फंड का, इन पैसों को क्या करेंगे वहां पे खर्च करेंगे। फिर डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, जो प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट, उस प्रॉफिट का भी तो यूज करना है। तो प्रॉफिट को कैसे बांटेंगे, शेयर होल्डर्स में बांटेंगे ना, कंपनी के प्रोमोटर्स में बांटेंगे। और मैनेजमेंट ऑफ कैश, कैश का सारा मैनेजमेंट देखेंगे, नगद कहाँ से लेना है, कहाँ पर देना है, कितना नगद लेन देन होगा। और फाइनेंशियल कंट्रोल, सारा पैसे से संबंधित जितना भी कंट्रोल है सब फाइनेंशियल मैनेजर ही संभालता है। तो फाइनेंशियल मैनेजर के कार्य वित्तीय प्रबंधन के कार्य कर सकते हैं। एक पॉइंट से दूसरा जुड़ा हुआ है कि सर हमने कैपिटल का एस्टिमेशन करा, तो फिर हमने क्या देखा, सोर्सेज देखे, इसके डिटरमाइन करे सोर्सेज, फिर उस सोर्सेज से राइज करा फंड, पैसा इकट्ठा करा, फिर इसका क्या करा, यूटिलाइज करा, यूटिलाइज के साथ कैश मैनेजमेंट भी करा, नगद लेन देन का पूरा नियंत्रण, और मेरे फाइनेंशियल कंट्रोल देखा। अब आए फाइनेंशियल डिसीजन। अगर आप डिसीजन कैसे लोगे, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का डिसीजन, टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है, कम आता है, बस फिर भी एक बार अपन कर लेते हैं इसके ऊपर। टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल अगर आपको मैंने बोला एक बाइक लेना है, ये सोचे कि बाइक भी आपका एक इन्वेस्टमेंट ही है, ठीक है, तो आप कैसे डिसीजन लोगे बाइक का। आपको मैंने 1 लाख बोला कि 1 लाख रुपए है आपके पास और अब आपको एक बाइक लेना है, तो आप कैसे लोगे बाइक को, कैसे डिसीजन लोगे कि कौन सी बाइक लूं मैं, पल्सर ले लेंगे। कहाँ से लोगे, चलो एक डिसीजन ले लिया आपने पल्सर, चलो मेरा 50,000 है आपके पास, अब पैसे को सेकंड हैंड जा सकती ना, सेकंड हैंड ले ले। वो तो डिसीजन यही तो निर्णय लेना रहता है सेकंड हैंड। तो यहाँ पे पल्सर की जगह में बोलो इस कंपनी में मशीन की जरूरत है, तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास बजट कितना है कंपनी के पास, उस बजट के अकॉर्डिंग हमें हमारी कंपनी मतलब चीज चॉइस करना पड़ेगा। यदि मशीन नई आ रही है और महंगी आ रही है, बजट से ऊपर आ रही, तो आप सेकंड हैंड मशीन को चूज करोगे, है ना। या मार्केट में रिसर्च करूंगा, मैं 100 लोगों से पूछूंगा। अगर हमें पल्सर की लेनी होगी तो पर्टिकुलर एक शोरूम पे जाके नहीं रुकेंगे, आप 3 से 4 5 शोरूम को क्या करोगे, सर्च करोगे, फिर उसमें भी प्राइस में कंपैरिजन मिल जाता है आपको। लेकिन सर ऑन रोड प्राइस तो एक ही होगा ना? नहीं, सब में अंतर पड़ता है। आप चले जाओ एक्टिवा के लिए ऑन रोड प्राइस के लिए, यहाँ पे 200 होंडा में अलग प्राइस बताएंगे, है ना। कहीं और पे जाओगे, कासमी वाला होंडा में जाओगे, सब जगह अलग अलग प्राइस मिलेगा। सर सिटी के हिसाब से चेंज होता है सर? कुछ नहीं, यहाँ पर ये मैं तो लेते ही लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अभी सर है, उनको भी दिलवाई थी, तो उन्होंने टीवीएस ली थी अभी, अब गाँव ले गए वो वैसे। तो उस टीवीएस में उन्होंने यहाँ पे जो प्राइस पूछा ऑन रोड और गीता भवन पे जो प्राइस पूछा, उन दोनों में 2000 का डिफरेंस मिला। मैंने बोला था आप 2-3 शोरूम घूमो, आपको खुद को समझ में आ जाएगा। सर अभी अपाचे ली थी, दोनों का प्राइस एक से था, बल्कि 64 से 65 किया। 2 जगह घूमे, 3-4 जगह घूमो, डेफिनेटली कम मिलेगा। देखो फ्रेंचाइजी सब अलग अलग रखती है ना, कोई प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रखता है, कोई प्रॉफिट मार्जिन कम रखता है। डिपेंड रहता है कि वो वहाँ का जो डीलर है वो कैसे डील कर रहा है ना। तो फ्रेंचाइजी, अब लाइक मेरा शोरूम बहुत बड़ा, मैंने 50 एम्प्लॉइज ले रखे, मुझे मेरा प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा रखना पड़ेगा। अगर भाई एक छोटी सी फ्रेंचाइजी ले रखी कि मैं हूँ, मेरे साथ एक लेबर बैठा है एम्प्लॉय, तो कम प्रॉफिट मार्जिन में ज्यादा सेल कर सकता है। वो शोरूम वाले भी प्रॉफिट मार्जिन कुछ रखते हैं अपने पास। तो यहाँ पर ध्यान दो, हम क्या डिसीजन लेंगे, लॉन्ग टर्म डिसीजन कि भैया हमें लॉन्ग टर्म के लिए क्या फ्यूचर में खरीदना है। 4 साल बाद 5 साल बाद अगर बिजनेस को एक्सटेंड करना, तो आप यही से सेविंग करना चालू कर दोगे। और शॉर्ट टर्म डिसीजन मतलब हर साल आपको क्या छोटे मोटे डिसीजन लेने पड़ेंगे फाइनेंशियली। इसमें ज्यादा अपने को देखना फाइनेंशियल प्लानिंग 209 मिल गया दोस्तों पे।
बेटा वित्तीय नियोजन क्या है? मिल गया? वित्तीय नियोजन, फाइनेंशियल प्लानिंग। ये देखो ना, पढ़ो तो सही। बेटा प्लानिंग का मतलब हम चैप्टर पढ़ चुके हैं। व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग क्या है? फ्यूचर के बारे में सोचना, क्या करना, कब करना, कैसे करना, इसको पहले से डिसाइड कर देना। ये क्या कहलाता? प्लानिंग कहलाता। नियोजन जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग मतलब कब खर्च करना है, कहाँ खर्च करना, कैसे करना है, किस पर कितना खर्च करना है, इसके बारे में आप पहले से डिसाइड करना, ये फाइनेंशियल प्लानिंग है। फ्यूचर में कब कहाँ कैसे पैसे खर्च करोगे, इसके बारे में पहले से डिसाइड करना है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है, वित्तीय नियोजन है। अब 3 तरीके से हर एक बिजनेसमैन का जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है प्लानिंग करता है। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, अल्पकालीन, मध्यकालीन और दीर्घकालीन योजना बनाता है। ये लिखा है, ये बहुत आता है बेटा, है ना? टाइप्स ऑफ प्लानिंग मिल गया। फाइनेंशियल प्लानिंग पहला तो आ गया आपका शॉर्ट टर्म प्लानिंग, अल्पकालीन। ये देखता है कि भैया 1 साल के अंदर हमें कहाँ कहाँ पैसा खर्च करना है। 1 जनवरी को बैठ के ही डिसाइड कर लेता है कि 31 दिसंबर तक हमें कहाँ कितना पैसा खर्च करना है। और शॉर्ट टर्म के लिए हमें पैसा कहाँ से मिलेगा, ये शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, अल्पकालीन नियोजन। दूसरा होता है मीडियम टर्म, मध्यकालीन प्लानिंग, मतलब 1 साल से लेकर 5 साल तक के लिए बनाई जाती है। 1 साल से लेकर 5 साल तक के बीच में हमें कहाँ और कहाँ का पैसा खर्च होगा। अब लड़कियों के लिए भी 3 प्लानिंग चलती, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। अभी जो आपके पापा ने सबने जो प्लानिंग करी होगी वो आपकी मीडियम टर्म प्लानिंग। शॉर्ट टर्म क्या, 1 साल बच्चे को 1 साल कितना पैसा लगेगा पढ़ाई में, कोचिंग में कितना लगेगा, स्कूल में कितना लगेगा, स्टेशनरी में कितना लगेगा, ये उनके हो गए शॉर्ट टर्म प्लानिंग। फिर ग्रेजुएशन तक आने वाले 5 साल में आपको क्या करवाना, वो उनकी क्या हो गई मीडियम टर्म प्लानिंग, कि इनके एजुकेशन में कितना क्या खर्च होगा। और लॉन्ग टर्म प्लानिंग कि भाई इनकी शादी कैसे करना है, वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ना। और लड़कों के लिए जिनके पापा ने पहले सोचा था कि इनको स्टेबल करने के लिए क्या करना है, वो उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। अब कुछ ऐसे रहते होंगे ना, जैसे कुछ अपने रिलेशनशिप में बैठ जाते हैं कि सर हमारा तो हर नया दिन हर नई प्लानिंग ना, और किसी की प्लानिंग ही नहीं, अनप्लान्ड रहते। तो ये प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं क्रिएट होती है, लेकिन एक फाइनेंशियल मैनेजर है उन चीजों को लेके चल सकता है। तो बेटा आपको भी एक फाइनेंशियल मैनेजर जैसे सोचना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म प्लानिंग, मीडियम टर्म प्लानिंग और लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जरूरी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इसको देखा जाए, हम हमारे रूटीन लाइफ पे भी इस प्लानिंग को अप्लाई कर सकते हैं। अभी आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग लाइफ 12th पास आउट करना, फिर मीडियम टर्म की कॉलेज में क्या करना है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग बहुत सालों ने सोची कि फाइनली स्टेबल कर, मतलब फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए क्या करना। फिर देखो लॉन्ग टर्म प्लानिंग, ये बेटा 5 साल से ज्यादा के लिए होती है, मोर देन 5 ईयर। बेटा बहुत सारी प्लानिंग जो 5 साल से ज्यादा के लिए होती है वो कहलाती है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। जैसे किसी बिजनेस को 5 साल बाद क्या है, या फ्यूचर में उसको पूरा मार्केट कैप्चर करना है। एक छोटा सा बिजनेस खुला है जो केवल एक सेक्टर पे स्लाइस 3 में ही सीमित है। अब उसने सोचा उसकी लॉन्ग टर्म क्या प्लानिंग, उसको पूरा स्कीम नंबर 78 कवर करना है, ये उसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म सोचेगा कि 1 साल में मेरी सेल क्या होगी, 5 साल में मेरा बिजनेस कितना बड़ा हो जाएगा, और लॉन्ग टर्म फ्यूचर में मुझे कितने साल के अंदर मेरा बिजनेस एक्सटेंड करना है। ठीक है, जब भी कोई बड़ी कंपनी आती है मार्केट में 3 प्लानिंग्स को कंसीडर करेगी। तो ये ऑब्जेक्टिव में मिलेगा आपको, ऑब्जेक्टिव में मिलेगा लॉन्ग टर्म प्लानिंग इस डेल्टा केस बता देंगे तो आपको बताना चाहिए मोर देन 5 ईयर।
दीर्घकालीन वित्तीय नियोजन 5 साल से ज्यादा के लिए होता है, मध्यकालीन मीडियम टर्म्स के लिए रहेगा तो 1 से 5 साल, और शॉर्ट टर्म 1 साल तक के लिए होता है। क्लियर है? क्या फायदा होगा आपने एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी तो? पेज चेंज कर लो, ये मिल जाएगा आपको 210। और आपको वित्तीय नियोजन के महत्व मिल गया। अब इसको देखने की जरूरत है, आप खुद ही बताओ कि सर हमने एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग कर रखी है तो क्या फायदा होगा। सबसे पहला बता दें इसके सक्सेसफुल प्रमोशन ऑफ बिजनेस। एक बिजनेस का सक्सेसफुली प्रमोशन हो जाएगा, अच्छे से विज्ञापन बहुत अच्छे से प्रमोट हो जाएगा। अगर किसी ने 12th की प्लानिंग पहले से कर रखी होती ना, वो सारे रिसोर्सेज बेस्ट वे में कर सकता था, है ना? क्योंकि जो बच्चा 50,000 रुपए लगा रहा है, ठीक है, वही बच्चा 5-10 हजार में भी वो एजुकेशन ले सकता है। अगर उसने प्रॉपर्ली अच्छे से फाइनेंशियल प्लानिंग करी तो उसने रिसोर्सेज अच्छे से एनालिसिस किए होते। क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चे विद्या विजय में पढ़ रहे हैं, कुछ अच्छे और स्कूलों में पढ़ रहे हैं, मतलब अलग अलग स्कूलों में पढ़ रहे हैं जहाँ की फीस अच्छी है, लेकिन दिक्कत की बात है सब आके मुझ पर डिपेंड हो जाते हैं, समझ लो ना। तो यहाँ पर क्या, तो फिर सीधी बात है, बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं, उनकी भी एजुकेशन यहीं से होती। तो फर्क ये पड़ जाता कि अगर आपने अच्छी से प्लानिंग कर रखी है तो आपका क्या होगा, प्रमोशन सक्सेसफुल हो जाएगा। फिर गाइड टू डेवलप अ साउंड कैपिटल स्ट्रक्चर, एक मजबूत, है ना, पूंजी संरचना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें होता है अगर आपने एक अच्छी प्लानिंग कर रखी है तो आपका कैपिटल स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि आप उसके अकॉर्डिंग ही पैसा खर्च कर रहे हो, रिसोर्सेज जनरेट कर रहे हो। फिर प्रॉपर कोऑर्डिनेशन इन रिसोर्स, मतलब सोर्सेस ऑफ कैपिटल, है ना, पूंजी के सोर्स मतलब स्रोत में अच्छा सा हो जाएगा, समन्वय हो जाएगा, है ना। यही लिखा होगा समन्वय। क्या लिखा इसमें 3rd पॉइंट? अरे बोलो भैया क्या पॉइंट 3rd? पूंजी साधनों में उचित समन्वय। हाँ, उचित समन्वय, पूंजी के साधनों पे उचित समन्वय हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन, तालमेल बहुत अच्छी बन जाएगी इसमें, ठीक है। एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन का मतलब है भैया कहाँ से पैसा आएगा और कब कितना खर्च करना है, आपको दोनों के बारे में जानकारी रहेगी, तो दोनों में आप क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। पता चल गया हम ऑर्डर देके आगे मशीन का और अभी फंड का ही पता नहीं पैसा कहाँ से आने वाला है, तो मैं पहले डिसाइड कर लेंगे सर जनवरी एंडिंग में इतना पैसा जाएगा तो फरवरी में हम इजीली डिसीजन ले पाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेशन हो जाएगी। इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, आप जो भी पैसा खर्च करोगे, हम बोल सकते सर मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं, हम आउटपुट ले सकते हैं कि कम से कम लागत में अच्छा से अच्छा हम क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। अगर मैंने सोच लिया था कि लाइक मुझे मोबाइल खरीदना है, तो मेरी फाइनेंशियल प्लानिंग की बजट क्या होना चाहिए मेरा, बजट के बाद फिर मैंने रिसोर्सेज ढूंढा, फिर मैंने समय देखा, ये सब रिसोर्सेज देखने के बाद ही तब जाके 30 की चीज में 10 तक में कर पाया। किंतु रिसोर्सेज देखा, टाइम देखा, सिचुएशन देखा, है ना, सर्चिंग करी चीजों। एक तो ये हो गया, और एक अच्छी फाइनेंशियल प्लानिंग से हम कैश का मैनेजमेंट भी अच्छे से कर सकते हैं। ये 5 पॉइंट आप कर सकते हैं, इसमें टोटल 8 पॉइंट है ना। कंट्रोल भी इफेक्टिव हो जाएंगे। अब आगे आपका लिमिटेशन और डिमेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, एक वित्तीय नियोजन की सीमाएं। तो पहले आता सर प्लानिंग कोई सी भी करो, फाइनेंशियल करो, कोई सी भी करो, सब भविष्य पे डिपेंड रहती है, फोरकास्ट पे। और भविष्य किसने देखा, क्योंकि मैंने भी प्लानिंग बहुत अच्छी कर ली थी, इस साल में इतनी इनकम जनरेट कर लूंगा, इससे ये चीज खरीद लूंगा, वो खरीद लूंगा, लॉकडाउन हो गया, बिजनेस पूरे ठप हो गए, लोगों के तो प्लानिंग खराब हो गई ना। इस प्रकार पे हम फाइनेंशियल प्लानिंग क्या रहता है, फ्यूचर पे बेस रहती है, भविष्य पे निर्धारित रहती है, और भविष्य में कई बार ऐसे बदलाव हो जाते हैं जिसके कारण आपका पूरा बजट गड़बड़ा रहता है। तो यहाँ पर भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या हो जाता है, फेल हो जाता है।
दूसरा मैनेजरियल कोऑर्डिनेशन। बेटा अगर आपके मैनेजर में ही तालमेल नहीं है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल मैनेजमेंट, आपके परचेस मैनेजर ने आपसे बिना पूछे कोई सा मटेरियल परचेस कर लिया या ऑर्डर दे दिया उसको, अब आप फाइनेंशियल मैनेजर हो और आगे परचेस मैनेजर कि भैया हमने वहां से इतना सामान खरीद लिया, बहुत सस्ता पड़ रहा था, मेरे मतलब कंपनी का फायदा था, वो भी कंपनी के बारे में अच्छा सोच रहा था, लेकिन आप क्या बोलो यार आपने बिना पूछे किसे ले लिया, मेरे पास पैसा ही नहीं है, अभी कहां से देंगे उसको इतना फंड, फिर आपने कहीं और से फंड का अरेंज करके फिर उसको दे रखा, या हो सकता वो आपने सैलरी बांटने के लिए रखा था, वो सैलरी का क्या कर दिया आपने इधर दे दिया। तो ये क्या होता है अगर मैनेजर्स में प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेशन नहीं होगा ना तो भी दिक्कत होगी। इससे बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, जैसे अगर एचआर ने जरूरत से ज्यादा एम्प्लॉय रख लिए, किसी की सैलरी बढ़ा दी, आपके बीच में कोऑर्डिनेशन ही नहीं हुआ तो सैलरी इन्होंने बढ़े देना तो आपको ही पड़ेगा। अगर ये बोले नहीं एम्प्लॉय अच्छा था, बहुत टाइम से काम कर रहा था, देना पड़ा तो करा उन्होंने। तो कई बार सभी मैनेजर कंपनी के हित में सोचते हैं लेकिन कहीं कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो दिक्कत होगी। मैच में यही होता ना, कोऑर्डिनेशन नहीं होता तो रनआउट में। कोशिश तो दोनों ही इंडिया को जिताने की कर रहे थे, लेकिन जडेजा ने बोला था पांड्या के भाग भैया, हुआ था ना पाकिस्तान के मैच में चैंपियन ट्रॉफी में, तो जडेजा को सब ब्लेम कर रहे थे कि भैया इसने हार्दिक पांड्या को रन आउट करवा दिया था ना, सही तो था, करवा दिया क्योंकि पूरी पाकिस्तान कांपने लग गई थी उस समय कि भैया वो अकेला ही पूरा मैच पलट देगा। फिर लैक ऑफ चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के हिसाब से चेंज हो गया, प्लानिंग चेंज हो गई तो फिर भी दिक्कत हो जाएगी। और फिर क्या इफेक्टिवनेस, कि भैया जो प्लानिंग हमने करी थी उसके ऊपर इतना इफेक्ट नहीं लगाया। आपने जैसा शेड्यूल बना लेते ना पढ़ने का, जब तो सुबह उठूंगा इतनी बजे, नहाऊंगा इतनी बजे, खाऊंगा, फिर इतनी बजे बीएस उठा लूंगा, फिर अकाउंट डालूंगा, प्लान तो इतना अच्छा बनाते अपन, लेकिन उसमें आपके इफेक्ट कम लग गए, एफर्ट कम लगे तो फिर क्या होगा, प्लानिंग फेल हो जाएगी ना। जैसे हर एक मैनेजर बहुत अच्छी प्लानिंग बनाता, दिक्कत हो रही थी उसको अप्लाई करना, इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ तो दिक्कत हो जाएगी, प्रोनाउंसिएशन हो जाते बेटा ज्यादा कुछ है ना। तो एक तो हो गया इफेक्टिव लेस, कि इफेक्ट नहीं लगाते, एफर्ट नहीं लगाए तो भी प्लानिंग फेल हो जाएगी। और फास्ट चेंजेस, कई बार बहुत जल्दी चेंज करवाना पड़ता है हमें, फास्ट चेंजेस, जैसे कल हमारी मैनेजमेंट बिगड़ गया ना, आ गया पानी खतरनाक, तो लॉस तो हुआ, लेकिन फिर इतनी बारात आ गई, इतने सारे लोग आए तो उनके लिए फास्ट हमें क्या करना पड़ा, कहीं और अरेंजमेंट करवाना पड़ा। तो फास्ट चेंजेस भी हमारे लिए क्या होते हैं, कई बार वैसे कई बार बिजनेस में कोई से भी रिजल्ट आ सकते हैं। पानी आ गया है, वो क्या आपका मटेरियल खराब हो गया है, या कोई आग लग गई है ना, लग जाती गोदामों में, कारखानों में, कहीं ना कहीं ऐसी आग लग जाएगी तो फिर क्या होगा, आपकी पूरी प्लानिंग खराब हो जाएगी। जो फास्ट चेंजेस है, और भी फास्ट चेंजेस है कि गवर्नमेंट ने कहीं नई पॉलिसी अपना दी, जीएसटी में कुछ नया चेंज कर दिया, अब किसान आंदोलन चल रहा, पता चला कल से हड़ताल कर दे, तो हमारी कंपनी में जो मटेरियल, रॉ मटेरियल आता था वो आने से रुक जाएगा, तो आपने जो एस्टिमेशन करा था प्रॉफिट का वो सेल नहीं हो पाई, मटेरियल अवेलेबल नहीं था, तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो ये फास्ट चेंजेस के कारण भी क्या होता है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग बिगड़ जाती है। बेटा ये वाला क्वेश्चन दोनों ही करना ना, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग और लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय प्रबंधन के महत्व और सीमाएं। हो जाएगा। अब कैपिटल स्ट्रक्चर, पूंजी संरचना, क्या होता है स्ट्रक्चर, ढांचा, जैसे हमारा ढांचा है आंख, नाक, मुंह सब बना हुआ है ना, वैसे ही कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए,
पूंजी संरचना कैसी होनी चाहिए इसके बारे में बताया। सबसे पहले इंटरनल, ये क्वेश्चन बहुत आता है, फैक्टर अफेक्टिंग फाइनेंशियल स्ट्रक्चर्स, मतलब जो आपको फिक्स कैपिटल को क्या करता है, इफेक्ट करता है। ये लिखा फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर, जो आपकी पूंजी संरचना को प्रभावित करते हैं वो तत्व क्या है। पहला तो बता दें उसने इंटरनल, आंतरिक तत्व, नेचर ऑफ बिजनेस, आपके बिजनेस का नेचर कैसा है। अगर हाथों से काम हो रहा तो पैसा कम लग रहा है, मशीनों से काम हो रहा तो कैपिटल ज्यादा लग रही है। अगर सुनार को है जो सोने की चीजें बनाता है वो क्या करता है, बारीकी की चीज करता है, लेकिन वहीं पे अगर हम लोहा है ट्रकों को बनाने का जैसा कारखाना है तो वहां पे बड़ी मात्रा में कैपिटल लगेगी। बहुत से दोने पत्तल है, बीड़ी है और बहुत सारे जो घरेलू उद्योग बनते हैं या कुछ ऐसी फैक्ट्री यहाँ पे हाथों से लेबर उनका काम होते हैं, वहां पे कैपिटल बहुत कम लग रही है। लेकिन भाई पे अगर लेबर ज्यादा लगे या मशीनें ज्यादा लगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल ज्यादा लगेगी। तो सबसे पहले आपका व्यवसाय की प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ बिजनेस। दूसरा एक मिनट, इसमें वो पॉइंट बताता है जो दोनों में कॉमन मिल जाएंगे आपको। 8 पॉइंट है ना, एक में 4 है। अरे ये अलग हो गया, चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं है वो, बट फिर भी इससे मिलता जुलता। दूसरा सर्टेनिटी ऑफ इनकम, आपकी इनकम की निश्चितता अगर फिक्स इनकम में आती रहती है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, अपन जिसकी सर्टेन इनकम हो, जैसे अगर आपके यहाँ पे कोई जॉब करता है तो उनको पता है सैलरी उनकी फिक्स है। बिजनेसमैन अगर दुकान अच्छी चल रही है, सिंपल ट्रैक पे, मतलब इतनी इनकम नॉर्मल ही आती है। फॉर एग्जांपल पार्ले जी का क्या, इसकी इनकम एक सर्टेन है, अब वो ऐड करना भी उसने बंद कर दिया, एकदम ना के बराबर ऐड आते उसके। सब खाते सब लोग। क्योंकि आपके दिमाग में जैसे बिस्कुट की बात करते हो तो पहला ऑप्शन पार्ले जी आता है दिमाग में। तो सब खाते, कुत्ते बिल्ली सब खा लेते हैं। हाँ, वो सबके लिए बना दिया, इंसान से लेकर जानवरों तक सब खा लेंगे पार्ले जी। बेबी खाते हैं। तो बेटा दूसरा फिर डिजायर टू कंट्रोल द बिजनेस। डिजायर मतलब आपकी इच्छा क्या है कंट्रोल करने की, है ना। द बिजनेस, बिजनेस पे कंट्रोल कैसा आपका, तो बिजनेस में कंट्रोल करने की इच्छा, डिजायर कंट्रोल। क्या इंसान को कुछ रहता है कि क्या इस प्रकार हम कंट्रोल करेंगे तो इतना पैसा लगेगा इसमें, है ना, डिजायर कंट्रोल। फिर कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग, ट्रेडिंग ऑफ इक्विटी, इनमें से ये चीजें बहुत कम आती है ना। जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा वही बता रहा हूं अभी। यहाँ पर मिल जाएगा फिक्स एंड वर्किंग कैपिटल, यह आता है, यहाँ पे लिखा है आपको, है ना। फैक्टर अफेक्टिंग डिटरमाइन द फिक्स कैपिटल, सोर्सेस ऑफ फिक्स कैपिटल, फिक्स कैपिटल स्थायी पूंजी और वर्किंग कैपिटल, है ना, कार्यशील पूंजी। पहला है फिक्स कैपिटल। कहाँ पढ़ा है आपने, अकाउंट्स में, स्थायी पूंजी। और दूसरा आता है फ्लक्चुएटिंग, नहीं, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल आ गई। कैपिटल मतलब यहाँ पे देखो कार्यशील पूंजी, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होगा बेटा फिक्स कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल सर फिक्स है, जो फिक्स है 5 साल से ज्यादा चल रही है। देखो एक फाइनेंशियल मैनेजर को 2 प्रकार की कैपिटल करना पड़ता है। पहला रहता है फिक्स कैपिटल, दूसरा होता है वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मतलब स्थायी पूंजी, मतलब ऐसी कैपिटल जो फिक्स असेट्स को परचेस करने के लिए आपने रखी है।
जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर, मशीनरी, इनको खरीदने के उद्देश्य से आपने जो कैपिटल संभाल के रखी है उसे बोलते हैं फिक्स कैपिटल। बेटा ये कैपिटल बहुत ज्यादा तादाद में चाहिए, क्योंकि आपको बिल्डिंग खरीदना, मशीनरी खरीदना तो बहुत बड़े तादाद में पैसा चाहिए रहता है। तो फिक्स कैपिटल मतलब ऐसी कैपिटल जो क्या है, फिक्स असेट्स को परचेज करने के उद्देश्य से रखी है। ये हमारी होती फिक्स कैपिटल। अब इसको मतलब कलेक्ट करने के लिए हम ये कहां से कर सकते हैं फिक्स कैपिटल? सोर्सेस, फिक्स कैपिटल को जनरेट करने के सोर्सेस कहां से होंगे? साधन। तो इतनी बड़ी अमाउंट को अपनी इन्वेस्ट तो नहीं कर सकता फाइनेंस। बेटा अभी अपन ने पढ़ा है कंपनी इशू ऑफ शेयर, जनता में अंशों का निर्गमन करके कैपिटल नहीं आ सकती क्या फिक्स कैपिटल के लिए? सर लोन भी ले है ना? सकते हैं। देखो सबसे पहले आएगा इशू ऑफ शेयर, अंशों को निर्गमित करके इशू ऑफ शेयर। ओनरशिप दे दूंगा 5000 शेयर पब्लिक में इशू कर दिया, 1000 वाले ये पैसा आ गया 50 लाख। डिवेंचर समझ रहे हो ना? तो ये हो गया इशू ऑफ डिवेंचर। अभी पढ़ेंगे अपन चैप्टर डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर। बेटा डिवेंचर का मतलब इधर ध्यान दो बेटा, डिवेंचर मतलब ये भी एक तरीके से क्या होता है, एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो पब्लिक से ही आपने पैसा मांगा, लेकिन शेयर में जब आप पैसा मांगते हैं तो पब्लिक को ओनरशिप देना पड़ता है, मालिकाना हक देना पड़ता है। और डिवेंचर मतलब आपने पब्लिक से पैसा उधार मांगा है। यहाँ पे ना, यहाँ पर कंपनी क्या मालिक नहीं है, सॉरी यहाँ पे पब्लिक मालिक नहीं, इस बार क्या क्रेडिटर से आप रही है। इस बार आप सबको ने मेरे कर्जदार आपको पैसा देना ही पड़ेगा, मुझे ब्याज के साथ देना पड़ेगा। या तो फिर कहां से ले सकते हैं? बैंक लोन से, और कहां से कर सकते हैं? ये देखो इसके अंदर देखा सोर्सेस ऑफ फिक्स कैपिटल मिल गया, शेयर कैपिटल से कौन कौन से शेयर इश्यू कर सकते हैं? इक्विटी और प्रेफरेंस। यस सर। लॉन्ग टर्म कैपिटल डिवेंचर आ गया, लोन फॉर वो ले लिया, टर्म्स लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, लॉन्ग टर्म लोन, पब्लिक से पैसा डिपॉजिट मांग लिया आपने, एफडी करवा देते ना इसे, फिक्स डिपॉजिट कंपनियां भी एफडी करवाती है। अगर आप बैंक में गए, आपने बैंक में बोल दिया कि हम 6% देंगे, कंपनी ने बोला हम 7-8% दे देंगे आपको, तो कंपनी में जमा कर दो। फिर री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट के फर्म में कंपनी ने इस बार बहुत अच्छा लाभ कमाया, तो इस प्रॉफिट का क्या करा, कुछ हिस्सा तो शेयर होल्डर्स को बांट दिया, बाकी का इसको वापस इन्वेस्टमेंट में कर दिया। मशीन खरीद ली, प्लांट खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, तो री इन्वेस्टमेंट कर लिया आपने प्रॉफिट का, इसे रिटेन अर्निंग कहा जाता है। फिर प्राइवेट सोर्सेस ऑफ बिजनेस ओनर, बिजनेस का मालिक खुद के प्राइवेट सोर्सेस हो, उसकी कोई जमीन हो, उसको बेच के ले आया पैसा, ठीक है, उसका घर बेच दिया है, कुछ भी कर रहा है, वो तो उसके प्राइवेट सोर्सेस है। तो यहाँ पे बता दें प्राइवेट सोर्सेस से, निजी साधनों से, प्राइवेट सोर्सेस, और मॉर्गेज गिरवी रखकर, गिरवी रख देते ना बहुत सारी चीजें ना, तो मॉर्गेज लोन कि भैया ये मेरे गांव की है, कुछ संपत्ति है, मेरे पास ये बिजनेस का ही लैंड है, आप किसी कंपनी को क्या बैंक को उसने क्या कर दिया, वो गिरवी रख दिया और बाहर से पैसा लिया, वो भी एक तरीके का लोन होगा। तो ये सोर्सेस से कैपिटल, फिक्स कैपिटल को जनरेट करने के। बेटा ये दोनों में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा आपको, सोर्सेस ऑफ, है ना, फिक्स कैपिटल, स्थायी पूंजी प्राप्त करने के स्रोत कौन कौन से हैं, कहां से कंपनी अपने लिए फिक्स कैपिटल कर सकती है, शेयर को इशू करके, डिवेंचर को इशू करके, ठीक है, बैंक से लोन लेके, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से लोन लेके, प्राइवेट सोर्सेस से, या मॉर्गेज लोन गिरवी रख के। क्या क्या कह रहे हो? गिरवी रखना बेटा, मॉर्गेज का मतलब पैसे गिरवी रख देना चाहिए, सुना गिरवी शब्द कभी पिक्चरों में बहुत सुना होगा।
की गहने गिरवी रख के हमने यहाँ से सामान लाया है, इसकी शादी करवाई बेटी की। पिक्चरों में ज्यादा सुनते हो ना, गिरवी रखना, हाँ मॉर्गेज रखना, इंग्लिश में पहली बार सुना होगा, हिंदी में मूवियों में बहुत सुना होगा। सर पिछली साल बिजनेस में था अब देखो यहाँ से पैसा तो आ जाएगा कैपिटल, लेकिन अब वो फैक्टर्स बताना जिससे आपकी कैपिटल इफेक्ट होती है। इफेक्ट मतलब आपकी स्थायी पूंजी को प्रभावित करने वाला, प्रभावित मतलब असर डालती है इसके ऊपर। सबसे पहले आपका नेचर ऑफ बिजनेस, यहाँ पर क्वेश्चन आया था। अगर आपका बिजनेस का नेचर कैसा, हाथों से काम हो रहा कम कैपिटल लगेगी, मशीनों से काम हो रहा ज्यादा कैपिटल लगेगी, मतलब यहाँ पे ज्यादा शेयर इशू करना पड़ेगा। फिर दूसरा नेचर ऑफ इंडस्ट्री हो गया, दूसरा क्या है प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर कर सकते हैं हाथों से, और यहाँ पर काम का है ना। यहाँ पर आएगा प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी कैसे हो रही, लेबर की ज्यादा जरूरत पड़ रही है तो फिक्स कैपिटल ज्यादा लगेगी। फिर है ना प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रारंभिक में बिजनेस को स्टार्ट करते समय आपका कितना पैसा लगेगा जो आपकी कैपिटल को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। तो यहाँ पर प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, साइज ऑफ बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि हमारा बिजनेस का साइज कितना है, अगर आप 1000 मतलब लाइक 5000 स्क्वायर फीट में बिजनेस चला रहे हैं, 10 एम्प्लॉय लग रहा तो बिजनेस का साइज छोटा है। अब 5000 के अगर बोलो 15000 स्क्वायर फीट में हमने करा, या इससे बड़ा 1 एकड़ जमीन पे हमने क्या करा, बिजनेस चालू करा, करीबन 100 एम्प्लॉय है, तो बिजनेस का साइज बड़ा है तो कैपिटल भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। इफेक्ट पड़ा है, असर डाला है। और क्या बता सकते हैं, एरिया ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कितना एरिया कवर करता है। 78 कवर कर रहा है, इंदौर कवर कर रहा है, एमपी कवर करेगा या पूरा देश कवर कर रहा है, समझ रहे हो ना। तो जितना हमारा एरिया रहेगा उतना हमारी कैपिटल ज्यादा लगेगी, क्योंकि यहाँ पर क्या हमारा बिजनेस का एरिया, वर्किंग एरिया हमारे बिजनेस को इफेक्ट करेगा। तो ये तो बता सकते हो। इन फ्यूचर अगर आप बिजनेस ओपन करते हो तो आपका बिजनेस की वर्किंग फिक्स कैपिटल कब इफेक्ट करेगी, स्थायी पूंजी। जैसे हमारे बिजनेस का नेचर के साथ बिजनेस का साइज क्या है, बिजनेस का एरिया क्या है, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी क्या है, और प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होंगे, प्रारंभिक खर्चे कितने होंगे। ये वाला क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा आपको एग्जाम में, मिलेगा इन दोनों में से, फिक्स और वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल क्या है, कार्यशील पूंजी क्या है बेटा, छोटे खर्चों को खर्च करने के लिए पैसे। बताओ वर्किंग कैपिटल। यार ये तो बीएस में था वर्किंग कैपिटल, और यहाँ पर भी बीएस ही है। क्या होता है वर्किंग कैपिटल, अभी अकाउंट में क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, वर्किंग कैपिटल रेशियो पूछना मत, फिर वहां पे वर्किंग कैपिटल क्या है। सर अभी बता दो क्या है अरे गाड़ी खरीद के रख ली तो गाड़ी में तो लगा दी फिक्स कैपिटल, पेट्रोल भी डालोगे उसमें, वर्किंग कैपिटल है ना। खाना खाते हो तो वर्क कर पाते हो ना, मतलब खाना क्या हमारा वर्किंग कैपिटल। टांग टूट गई है, उसमें नट एंड बोल्ट लगवा दे, वो फिक्स कैपिटल है कि चलता फिरता रहेगा, लेकिन खाने पीने के लिए तो चाहिए पे ना। तो जो खाओगे मतलब शरीर चलता रहे, उसके लिए हमें क्या चाहिए, खाने की जरूरत है, गाड़ी चलती रहे, वैसे वर्किंग, वैसे बिजनेस की गाड़ी भी कंटिन्यू चलती रहे। ऐसा तो नहीं कि अगर बिल्डिंग खरीद लिया, मशीनरी खरीद लिया, पैसा नहीं खत्म, तो भी बिजनेस खत्म हो जाएगा। एक बिजनेस को चलाने के लिए दैनिक रूटीन में उसके कुछ खर्चे होते रहते हैं, उन खर्चों को है ना, उन खर्चों के लिए एक बिजनेसमैन को अलग से वर्किंग कैपिटल रखना पड़ता है। हिंदी में व्यवसाय की दैनिक प्रतिक्रियाओं को पूरा करने के लिए, संचालन गतिविधियों को करने के लिए है ना, दिन प्रतिदिन की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए जिस पूंजी की आवश्यकता होती है उसे वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी कहते हैं। हर बिजनेसमैन को वर्किंग कैपिटल चाहिए। अब ऐसा तो नहीं आपने घर खरीद लिया, टीवी फ्रिज सब कर दिया, पैसा नहीं, अब आपकी वर्किंग कैपिटल कैसा, लाइट का बिल है, खाना और ये सब है, क्या वर्किंग कैपिटल, ताकि घर चलता रहे। वैसे बिजनेस को चलाने के लिए भी क्या, सैलरी, स्टाफ की सैलरी देना है, लाइट का बिल देना है, इसका टैक्स देना है, जो छोटे मोटे खर्चे हैं, ताकि बिजनेस कंटिन्यू चलते रहे। फिर मशीन खराब हो गई, मेंटेनेंस का पैसा देना है।
अगर आपने स्टाफ को सुबह सुबह चाय भी नहीं पिलाई ना तो भी वो खराब मूड से काम करेंगे। मतलब वो चाय पिलाना भी क्या होता है, वर्किंग कैपिटल का हिस्सा हो गया। हमारे देश में तो चाय का नहीं पूछे तो सबसे बड़ा अपमान हो जाता है। चाय उसको जूस ला के दे दो पर फिर भी बोलेंगे चाय का पूछा नहीं, है ना। वो तो ये तो क्वेश्चन आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी से क्या आशय है। मिल गया वर्किंग कैपिटल। देखो इसमें रूटीन बना रखा, कैश, आपके पास कैश होगा, कैश से आप क्या परचेस करोगे, रॉ मटेरियल, कच्ची सामग्री, उसको तैयार करोगे फिनिश गुड्स तक, फिर फिनिश गुड्स से उसको बेचेंगे, सेल करेंगे डेटर्स को, और डेटर्स हमें क्या कर देगा, वापस से कैश दे देगा। तो ये रूट कंटिन्यू चलता है, इसके लिए जो पैसा लगेगा वो वर्किंग कैपिटल होगा। वो छोटा सा राउंड दिख रहा है लेकिन उसमें ही वो चक्कर काटने पड़ते हैं। रॉ मटेरियल खरीदना सबसे बड़ी दिक्कत है, खरीदने का उसको तैयार करना दिक्कत है, तैयार करने का उसको बेचने के लिए एफर्ट लगाना बहुत बड़ी दिक्कत है। इसमें वाला क्वेश्चन आएगा बेटा, हमें जरूरत क्यों पड़ती, क्यों आवश्यकता पड़ती है वर्किंग कैपिटल की। ये लिखा नीड ऑफ वर्किंग कैपिटल, परचेस ऑफ गुड्स, गुड्स को खरीदने के लिए, कैरी आउट प्रोडक्शन एक्टिविटीज, कैरिंग, ताकि इसकी उत्पादन की प्रक्रिया चालू रहे हमेशा, इसलिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है। अरेंजमेंट ऑफ क्रेडिट सेल, कभी हमने उधार सामान ज्यादा बेच दिया तो पैसा ही नहीं आया, और पैसा नहीं आया तो फिर मटेरियल कहां से परचेस करोगे। तो उधार परचेस की कंडीशन में भी आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, तो वर्किंग कैपिटल चाहिए। पेमेंट टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन में लगे जितने भी फैक्टर्स है उन सबको पैसा देना, लेबर्स उनको। क्योंकि देखो अगर यहाँ पर मेरे पास 10 लेबर है जो रात दिन काम करते हैं, उनको पैसा देना है, उनका टाइम आ गया सैलरी का, और आपने जितना भी प्रोडक्शन करा ना वो सब मैंने सेल करी उधार, अब वहां से मेरे पास पैसा नहीं आया और अब आपको पैसा चाहिए, अगर सैलरी नहीं दूंगा तो आप छोड़ के चले जाओगे काम। तो यहाँ पर भी दिक्कत है, मेरे को पता पैसा आने वाला लेकिन अभी आया नहीं तो आपको दूं कहां से। स्कूलों की भी यही दिक्कत है, हमारी सैलरी इसलिए रुकी हुई है, समझे कि सर बच्चों की फीस आएगी लेकिन अभी तक आई नहीं है, जिसके कारण स्कूल, बहुत सारे स्कूलों के स्टाफ चले गए। बहुत सारे स्कूलों के स्टाफ इसलिए चले गए कि सरों को सैलरी नहीं मिल पा रही है। अब उनकी भी गलती, उनको पता फीस तो जाएगी सर लेकिन अभी लेट आएगी। लेकिन वो जो कंपनी के एम्प्लॉइज है, जो स्कूल के सर हो रहे हैं, उनको तो टाइम टू टाइम पेमेंट चाहिए। फिर क्या है इसमें लिखा है, पेमेंट ऑफ डे टू डे एक्सपेंसेस, डेली के खर्चों को के लिए भी हमें क्या चाहिए, है ना, वर्किंग कैपिटल चाहिए। तो ये है कार्यशील पूंजी की आवश्यकता, नीड्स। अब इसको प्रभावित करने वाले तत्व, लास्ट वाला 217 नंबर पे, फैक्टर डिटरमाइन द वर्किंग कैपिटल, सेम वही है जो इसका, उसमें भी था नेचर ऑफ बिजनेस, यहाँ पर भी नेचर ऑफ बिजनेस, व्यापार की प्रकृति। देखो साइज ऑफ बिजनेस यहाँ पर भी मिल गया, प्रोडक्शन साइकिल, बेटा इसके अंदर टोटल कितने पॉइंट है, 12। 4 पॉइंट्स बोलो जो दोनों में कॉमन मिल जाए। स्टार्टिंग के 3 हो जाएंगे, और सेल ऑफ गुड्स भी इजी है, बट अगर ये देखना तो आप देख सकते हो इसमें, ये वाला देख लो 9 और 7 नंबर का, बिजनेस की साइकिल। बिजनेस साइकिल मतलब व्यापार, जो आपका बिजनेस उसका काम 12 घंटे होता है कि 24 घंटे होता है, समझ गए बेटा। बहुत सारी कंपनी ऐसी जहाँ पे 24 घंटे काम होते हैं, दिन की शिफ्ट अलग चलती, नाइट की शिफ्ट अलग चलती है। अब वहाँ पे 24 घंटे काम हो रहे तो वहाँ पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी, क्योंकि दिन में एम्प्लॉय से लगा रहे, रात का लगा है, दिन का खर्चा अलग है, रात का अलग है।
है ना। अब मशीन 24 घंटे चल रही तो इसकी तो 8-10 दिन में मशीन खराब होती रहेगी, तो मेंटेनेंस उस पर ज्यादा बढ़ जाएगा, लाइट का बिल ज्यादा बढ़ जाएगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा लगेगी ना। नेचर ऑफ बिजनेस, हाथ से काम हो रहा है मतलब लेबर हम ज्यादा लग रही, वहां पे वर्किंग कैपिटल ज्यादा, और जहाँ पे मशीनों पे काम हो रहा है वहां पे क्या लेबर कम लग रही है लेकिन मशीनों का खर्चा ज्यादा लग रहा है ना। साइज ऑफ बिजनेस 10 एम्प्लॉय वर्किंग कैपिटल कम, 100 एम्प्लॉय वर्किंग कैपिटल ज्यादा, समझे। तो ये हो जाएंगे बेटा पॉइंट कितने इसके 4। सेल ऑफ गुड्स, अगर आप कितना सामान बेच रहे हो उसको पहुंचाने के लिए आपके एक्सपेंसेस तो लगेंगे क्या। अगर आपने सोचो 5 टन सामान भर के ट्रक में पहुंचाया बेचने के लिए, तो उससे लेबर चढ़ाने के लिए, ट्रक उन लगेंगे वहां तक पहुंचाने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन लगेगा, डिलीवरी वॉइस लगेंगे। अब यहाँ पर दे दिया सीजनल चेंजेस। आप कपड़ा कंपनी जो कपड़े बनाती है तो उसको पता सीजन आ गया दिवाली, तो यहाँ पे इनको क्या कपड़ा का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा प्रोडक्शन करना तो लेबर ज्यादा लगेगी। अनुज इधर ध्यान दे यार, मत डिस्टर्ब कर। तो आपको पता है अगर दिवाली आ गई है तो कपड़े का सीजन आप उनके लिए क्या सीजनल है ये, तो यहाँ पे पता उनको कपड़े का प्रोडक्शन बढ़ गया तो लेबर उनकी नई भर्ती करनी पड़ेगी, उनका खर्चा बढ़ जाएगा, मटेरियल हमें ज्यादा खरीदना है वो बढ़ जाएगा, फिर अब ठंड आ गई स्वेटर्स का काम चालू कर देंगे वो। ये उनका सीजनल बिजनेस है, तो सीजनल बिजनेस पे भी इनकी वर्किंग कैपिटल बढ़ जाती है। होली के कौन से कपड़े बनते हैप्पी होली। अब दोनों में डिफरेंस बिटवीन वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल, स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में अंतर। हाँ। तो बता नहीं पहले डाला है आराम से कर सकते हो, कितना टाइम लगेगा भी नहीं इसमें, दोनों में अपन ने डिफरेंस पढ़ लिया ना, आराम से कर लोगे। इसमें अच्छा लिखा, परीक्षा बहुत से ज्यादा अच्छा लिखा। चलो ध्यान दो, फिक्स कैपिटल मीनिंग में मनी इन्वेस्टमेंट इन फिक्स है ना, फिक्स असेट्स इज कॉल्ड फिक्स कैपिटल। वो पैसा जो स्थायी पूंजी में लग रहा है, फिक्स असेट्स में लग रहा है, स्थायी संपत्तियों में फिक्स कैपिटल, और वो पैसा जो डे टू डे ऑपरेशन में लग रहा है, दैनिक उपयोग में लग रहा है, वर्किंग कैपिटल। स्टेबिलिटी, फिक्स कैपिटल हमेशा फिक्स रहती, स्टेबल रहती है। एक बार खरीदी मशीन कई सालों तक चल रही, फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कम ज्यादा होती है, अनस्टेबल रहती है। अगर इस साल हमने इस महीने मशीन ज्यादा चलाई तो लाइट का बिल ज्यादा आया। टर्म्स पीरियड, फिक्स कैपिटल में हम लॉन्ग टर्म डिसीजन लेते हैं लंबे समय के लिए, और ये क्या जाते हैं शॉर्ट टर्म डिसीजन होते हैं, अल्पकालीन निर्णय प्रभावित होते हैं इससे हमारे। 3 पॉइंट से स्टार्टिंग के हो गए। अवेलेबिलिटीज, इट इज नॉट अवेलेबल फॉर डे टू डे बिजनेस एक्टिविटीज। फिक्स कैपिटल हमें डे टू डे एक्टिविटीज में अवेलेबल नहीं होती, जबकि वर्किंग कैपिटल डे टू डे बिजनेस में आ जाती है। फिक्स कैपिटल का यूज किसमें किया जाता है, बाइंग फिक्स एसेट्स लाइक लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर। और वर्किंग कैपिटल का मटेरियल परचेस करना, सैलरी देना है, कमीशन देना है। हो गया 5 पॉइंट है बेटा, स्टार्टिंग के 5 करना इसमें। अब जो क्वेश्चन लिखवा रहा हूं वो क्वेश्चन कर लो पहले इसके। सबसे पहला क्वेश्चन, मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं बेटा जो एग्जाम में मिलेंगे, इससे बाहर नहीं बैठेगा। पहला, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर। एक वित्तीय प्रबंधक के कार्य लिखिए। कॉपी तो लाए हो कि वो भी नहीं लाए, पेन भी नहीं लाए? कॉपी भी है मेरे पास, और ये कौन सा के आंसर भी लिखे हुए हैं मेरे पास। कहाँ लिखी, किसने लिखा है? मैंने तो बोला नहीं। मेरे पास है। अरे तो कहाँ से लिख लिए? मैंने ना बुक के अंदर से ढूंढ के लिखा। बेटा आपने कितने क्वेश्चन लिखे होंगे वहाँ पे? 5, 6, 7, 8 कितने लिखेंगे? मैं 4 लिखूंगा बस, और 4 में से एक एग्जाम में मिलेगा। ठीक है। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर,
वित्तीय प्रबंधक के कोई 4 कार्य लिखे। दूसरा, इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। वित्तीय नियोजन के 4 महत्व बताइए। महत्व या ऑब्लिक में उद्देश्य, एक ही क्वेश्चन है ना। फाइनेंशियल प्लानिंग। हाँ, फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय प्रबंध वित्तीय नियोजन के कोई 4 महत्व ऑब्लिक में उद्देश्य बताइए। फिर अगला क्वेश्चन, फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल ऑब्लिक में वर्किंग कैपिटल एक ही लिख लेना है इसका। बस नकल में थोड़ी अकल लगेगी, जहां पे फिक्स है वहां पे वर्किंग लिख देंगे। फैक्टर अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल ऑब्लिक में वर्किंग कैपिटल। पता, नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ बिजनेस, प्रोडक्शन प्रोसीजर्स, ये कोई 4 बताना है। वो फैक्टर्स जो फिक्स और वर्किंग कैपिटल को प्रभावित करते हैं। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। बेटा आपको स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले कोई 4 तत्वों को समझाइए। थर्ड वाला है ना। अभी तो पहले मैंने जो बोला वो करो ना, लिखूंगा। स्थायी पूंजी ऑब्लिक में कार्यशील पूंजी, कार्यशील पूंजी को प्रभावित करने वाले कोई 4 तत्व बताइए, समझाइए। कोई 4 तत्वों को समझाइए। और आखिरी क्वेश्चन, स्थायी पूंजी और परिवर्तनशील पूंजी में अंतर बताइए। और कार्यशील पूंजी में परिवर्तन अंतर बताइए। स्थायी पूंजी और कार्यशील पूंजी में अंतर बताइए। अब फिक्स कैपिटल आ गया तो अकाउंट वाला मत घुमा लेना क्वेश्चन दिमाग में कि उसका बैलेंस चेंज नहीं होता एवरी ईयर, है ना। इसके साथ करंट अकाउंट बनाया जाता, वो नहीं आएगा इसमें। हाँ, वो कई बार कंफ्यूजन हो जाता और वो लिख के आ जाते कुछ मारो। आंसर अभी नहीं है। ठीक है, बस ये 4 क्वेश्चन करना आपको।